आज हमारे पास बहुत पुराने साथियों से मिलने का मौका मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि वी विल हैव अ लाइवली इंटरेक्टिव सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो देर आर क्वाइट अ फ्यू ऑफ यू हु हैव अटेंडेड अवर रघुवंश क्लासेस। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले ऑलमोस्ट हफ्ते 10 दिन से मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे सवाल पूछने बंद कर दिए हैं। वो दो वजह से हो सकते हैं कि या तो उनको नुकसान ज्यादा हो रहा है या उनको फायदा ज्यादा हो रहा है। तो विनय भट्ट जी, मैं आपसे पूछता हूँ, विनय भट्ट, दीपक प्रधान, मनु चाको, इट इज वेरी नाइस टू सी ऑल ऑफ यू। तो विनय भट्ट जी, सबसे पहले आप बताइए, हाउ हैज बीन योर लास्ट फोर्टनाइट और 1 मंथ? तो अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है ना? चलो, मुझे सबसे ज्यादा खतरा, आप जो खतरों के खिलाड़ी बनते हो ना, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन में ज्यादा पौंगा लेते हो आप तो। नहीं नहीं, अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन में करता ही नहीं हूँ मैं। नहीं करो, लेकिन थोड़ा संभल के करो, थोड़ा रुक के करो। बिकॉज देखिए, मैंने अपने एक सेशन में आ, मेरे एक सेशन में नितिन जोशी जी, पता नहीं आज मुझे नजर, हाँ है ना मेरे साथ में। तो नितिन जोशी जी जो है ये काफी अनुभवी, एक्सपीरियंस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बॉम्बे बेस्ड हैं। तो इनके साथ एक सेशन में हम लोगों ने डिटेल में बातचीत की कि मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उनको कितने परसेंट गेन जो है वो समझना चाहिए कि अ, जो है वो पॉसिबल है या कंसिस्टेंटली हो सकता है। तो मेरे जो और पार्टिसिपेंट साथी थे, उनका ये मानना था कि मिनिमम 10% पर मंथ तो होना ही चाहिए। जो कि मुझे ये पता है कि साल के 12 महीने में 10% का मतलब होता है कि एक साल में पैसे डबल। तो मैंने अपने नितिन जोशी भाई से पूछा कि ये पिछले 25 साल से चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इनसे मैंने पूछा कि इन्होंने अपने अनुभव के दौरान कितने ऐसे लोगों से मिले हैं जिनके कि पैसे साल में डबल हो जाते हैं स्टॉक मार्केट में काम करके। तो इन्होंने बताया कि संजय जी, अगर किसी को साल में एज अ पार्ट टाइम इन्वेस्टर और ट्रेडर अगर 15% का गेन होता है साल में, तो उसको बड़ा अच्छा मानना चाहिए। तो आप में से ज्यादातर लोग, इवन मैं भी जब स्टॉक मार्केट में आया था और टेक्निकल एनालिसिस समझने लगा था, तो मुझे ये था कि यार फ्यूचर एंड ऑप्शन में तो बड़ा आसान है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस समझ में आ गई तो आप महीने में पैसा डबल तो कर ही सकते हो। लेकिन धीरे धीरे ये बात समझ में आई कि भाई रिस्क भी होता है, मार्केट में रैंडमनेस होती है, कुछ इवेंट्स होते हैं जो अननोन होते हैं, स्टॉप लॉस हिट होते हैं, कई बार ज्यादा टाइट स्टॉप लॉस लगा लेते हैं हम लोग। तो उस अगर 2 बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो अगले 2 ट्रेड का प्रॉफिट वो खा जाता है। इस तरीके से जब हम एवरेज आउट करते हैं तो आज की तारीख में मैं नेकेड एफ एंड ओ में ट्रेड नहीं करता हूँ। मेरे जितने भी ट्रेड्स होते हैं एफ एंड ओ में, वो हेज्ड होते हैं। और मैं अपने अनुभव से आप लोगों को ये क्लैरिटी देना चाहता हूँ कि अगर किसी भी आदमी का महीने में 5 से 7% का रिटर्न आ रहा है, चाहे वो इक्विटी खरीद के कैश सेगमेंट में आ रहा हो या हेज्ड ट्रेड्स द्वारा एफ एंड ओ सेगमेंट में आ रहा हो, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट है। यानी अगर आपने 10 लाख रुपए बाजार में लगा रखे हैं और आपके 50,000 60,000 रुपए आ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट है। और पहले हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि 6 महीने 8 महीने तक हम इस रिजल्ट की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें, और फिर धीरे धीरे
ऑप्शंस की समझ के द्वारा ये कोशिश करें कि कुछ और अपने तर्कश में तीरों की संख्या बढ़ाएं, अपनी स्ट्रेटजीज की संख्या बढ़ाएं और उनके दौरान उनके इस्तेमाल के द्वारा मार्केट का जब भी फेज बदलता है, मार्केट कई बार साइडवेज रहती है, कई बार डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आ जाती है, कई बार एक्यूमुलेशन फेज में आ जाती है, तो उस दौरान क्या करना है, कैसे अपनी कमाई को मेंटेन करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शन को उस हिसाब से देखना होता है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये जो मैं छोटे छोटे इनपुट्स हैं ये कहीं ना कहीं पुराने ट्रेडर्स के फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में काम आएंगे। और अब मुझे ये बताइए कि टेक्निकली कहाँ से आप लोग शुरुआत करना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं इन बातों को समझते हैं, पर मोटे तौर पे एक रिवीजन के लिए मान लीजिए, और कुछ लोग, कुछ भाई, कुछ साथी यहाँ नए हैं, उनके बेनिफिट के लिए मोटे तौर पे जो हमारी स्टॉक मार्केट है, यहाँ से हमारे पास डेटा जनरेट होता है, प्राइस का डेटा और वॉल्यूम का डेटा। यही दो डेटा हमारे पास मिलते हैं। मैं ओपन इंटरेस्ट के डेटा को भी एक तरीके से वॉल्यूम के डेटा का ही हिस्सा मानता हूं। तो जो टेक्निकल एनालिसिस है वो बेसिकली इसी प्राइस, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट के परमुटेशन कॉम्बिनेशन को समझने का एक प्रोसेस है। और पास्ट हिस्ट्री में प्राइस ने कब कब कैसे बिहेव किया है, उसका वॉल्यूम के साथ में क्या कोरिलेशन रहा है, उसका ओपन इंटरेस्ट के साथ में क्या कोरिलेशन रहा है, ये हिस्टोरिकल डेटा की स्टडी को ही टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। और उसके हिसाब से ये एजम्पशन, ये प्रिजम्पशन रहती है कि जैसा हिस्टोरिकली पास्ट में प्राइस और वॉल्यूम के कॉम्बिनेशन ने बिहेव किया, वैसा ही प्रोबेबल है कि आने वाले समय में भी प्राइस और वॉल्यूम वैसे ही बिहेव करेंगे। तो ऐसा करते हुए हम कुछ पैटर्न्स पे अराइव होते हैं कि जब प्राइस इस तरह का पैटर्न बनाता है, या जब प्राइस पुराने रेजिस्टेंस या पुराने सपोर्ट्स के पास पहुंचता है और वहां पर पहुंच के एक खास तरीके से रिएक्ट करते हुए जो पैटर्न बनाता है, वो पैटर्न किस तरह से ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन में रिजल्ट करते हैं, उन्हीं स्टडीज के हिसाब से हम कुछ एंटिसिपेट कर सकते हैं, कुछ रिएक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में भी प्राइस उसी तरीके से रिएक्ट करेगा जैसा कि पीछे करता आया है। तो ऐसा करते हुए जो प्रोबेबिलिटी है वो 60-65% तक पहुंच जाती है, लेकिन 100% तक नहीं पहुंच पाती है। तो उसको 60% से ऊपर बढ़ाने के लिए हम कुछ प्राइस डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे RSI, MACD वगैरह वगैरह। उनका इस्तेमाल करके हम इस प्रोबेबिलिटी के परसेंटेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन रिस्क को कभी भी जीरो नहीं कर सकते, रिस्क को कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। वो अनसर्टेनिटी, वो रिस्क ज्यादातर हमेशा मौजूद रहता है।
कुछ पैटर्न्स में वो रिस्क कम हो जाता है, कुछ पैटर्न्स में वो रिस्क बढ़ा हुआ होता है। तो पहली स्टेज किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट के लिए ये होती है कि वो प्राइस, वॉल्यूम और मोमेंटम, इन तीन चीजों को मैच करते हुए ये एंटिसिपेट करे कि आने वाले समय में ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस बात की है। ऐसा करते हुए जब हम अपने कन्विक्शन को बढ़ाते हैं धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस के साथ में, तो हमारी सफलता की परसेंटेज बढ़ती है। तो दीपक प्रधान जी, आप बताएं मुझे कि जितनी बातें मैंने बोली हैं ये आपको इनमें से कितनी बातें समझ में आती हैं, और अब आप इनमें से कितनी बातों को अपने व्यवहार में उतार पाए। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भाई। ईओडी एनालिसिस में फॉर नेक्स्ट डे शॉर्ट लिस्टिंग, मेरे शॉर्ट लिस्टिंग में हमेशा प्राइस, वॉल्यूम एंड आरएसआई हमेशा ही देखता हूँ। ओपन इंटरेस्ट का डेटा मैं ज्यादा प्रेफर करना नहीं करता हूँ क्योंकि वो मुझे थोड़ा कंफ्यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल थर्सडे को इंडस इंड में लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा था, बट फ्राइडे आते आते उसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखने लगा। सो डेटा एनालिसिस थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, बट मेरे हिसाब से प्राइस पैटर्न एंड वॉल्यूम इज लाइक मदर ऑफ एवरीथिंग। सो अभी आपको पिछले कुछ दिनों में क्या किसी सेटअप ने या किसी पैटर्न ने ऐसा लगा कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जो कि मैं एंटिसिपेट नहीं कर रहा था, या मेरी एंटिसिपेशन का उल्टा हुआ, ऐसा कुछ हुआ? इंडस इंड में हुआ है। अच्छा, क्योंकि ये एक फ्लैग एंड कंसोलिडेशन पैटर्न था टॉप पे। चलो एक बार मैं इंडस इंड का चार्ट लगाता हूँ, फिर उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। If you like this video, don't forget to hit thumbs up, subscribe to Raghu Mantra classes and press the bell icon to receive updates about future videos. देखिए, ये इंडस इंड का वीकली चार्ट है, और सबसे पहले ये एक नेकेड चार्ट है। इसके अंदर हमारे पास तीन चीजें हैं, ये प्राइस, ये वॉल्यूम और ये आरएसआई। अब इसके अंदर हमने चार्ट खोला तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। जैसे आप ये देखिए, मैंने इस हाई को और इस हाई को ज्वाइन करके जब ये ट्रेंड लाइन खींची तो ये तीसरी बार और चौथी बार प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे ही आके रुका और यहाँ से फिर नीचे चला गया। इसका मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है, इट हैज गॉट एस्टेब्लिश्ड एज अ गुड रेजिस्टेंस पॉइंट। दूसरी बात, पुराने ऐसे कौन से सपोर्ट्स हैं जो कि अब रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गए हैं, तो उस तरह से मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा। एक लाइन मैंने ये खींच दी कि प्राइस पहले यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, और अब क्योंकि इसने ये सपोर्ट तोड़ दी तो ये जो पुरानी सपोर्ट है ये अब एक रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेगी। और ऐसे ही एक लाइन में यहाँ खींच देता हूँ, और ऐसे ही एक लाइन मैं यहाँ खींच सकता हूँ। तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये वाली जो
सपोर्ट टर्न्ड इनटू रेजिस्टेंस है, ये ब्रीच हो गई है और अब इस रेंज के अंदर, इन दो लाल लाइनों की रेंज के अंदर प्राइस चल रहा है और देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि ये प्राइस 1045 को, यानी इस वाली लाइन, लाल लाइन को पहले टेस्ट करेगा। ये मोटे तौर पे हमने नियरेस्ट रेजिस्टेंसेस आइडेंटिफाई कर लिए हैं। इनको रेजिस्टेंसेस को आइडेंटिफाई करते हुए अब हम एक बार अपने मोमेंटम ऑसिलेटर पे आते हैं और ये देखते हैं कि क्या यहाँ पर पुराने स्विंग हाइज को ये ब्रीच कर चुका है कि नहीं कर चुका। तो हमको ये नजर आता है कि ये ऑसिलेटर भी अपने पुराने स्विंग हाइज को ब्रीच कर चुका है और ऊपर जा रहा है। तो मोमेंटम as per RSI in weekly chart is good. Resistance is located at 1045 nearest resistance. अब ये हमारे पास वीकली चार्ट के हिसाब से एक एलिमेंट्री चार्ट तैयार हो गया। अब इसके अंदर हमको छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखना है कि लेटेस्ट डिमांड और सप्लाई जोन्स कहाँ जनरेट हुए हैं। तो जब ये प्राइस ऊपर चल रहा है तो आप ये देखिए, ऊपर चलते हुए बीच बीच में कुछ पॉजेज आ रहे हैं और उन पॉजेज से जो ब्रेकआउट्स आ रहे हैं वो हमारे पास कुछ मैसेज दे रहे हैं और उन्हीं मैसेजेस को हमने अपनी एनालिसिस में इनकॉर्पोरेट करना है। जैसे अब आप ये देखिए, ये डेली चार्ट मैंने लगा दिया और यहाँ पर काफी समय तक, करीब 5 दिन तक, ये एक कंजेशन या कंसोलिडेशन जोन बना हुआ था। इस कंजेशन और कंसोलिडेशन जोन को हम मार्क कर लेते हैं इस तरह से। अब हमारे पास दो चीजें आ गई। पहले हमने रेजिस्टेंस मार्क किया ऊपर, जो कि 1045 पे है, और नीचे हमने ये जो लेटेस्ट ब्रेकआउट जहां से आया उस जोन को मार्क कर लिया। ये हमारे लिए एक सपोर्ट पॉइंट के रूप में काम करने लगेगा। तो अब इंडस इंड में आप ये देखिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन तक ये कंजेशन चला और उसके बाद इस कंजेशन से नीचे की तरफ एक ब्रेकडाउन आता हुआ प्रतीत हो रहा है। मगर जैसा हमने पहले देखा था कि वीकली चार्ट पर RSI हमको अच्छा मोमेंटम बता रही थी और इवन डेली चार्ट पर ऐसी कोई लंबी चौड़ी थकान मुझे नजर नहीं आ रही है। तो मैं ये मान के चलूंगा हाल फिलहाल कि ये वाला जो डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन एक सपोर्ट के रूप में एक्ट करेगा और यहाँ पर हमको जब प्राइस आएगा तो एक लॉन्ग होने की अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है। दीपक की बात से मैं ये समझा हूं कि ये वाला जो कंजेशन था, ये वाला जो कंसोलिडेशन था, दीपक जी या कोई और आदमी भी इसके ट्रेंड को देखते हुए ये एंटिसिपेट कर रहा होगा कि यहाँ से एक और ब्रेकआउट आएगा और वो ब्रेकआउट प्राइस को 1045 तक ले जाएगा। मगर ऐसा हुआ नहीं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि यहां से अभी लॉन्ग की एंट्री हो गई थी। देखिए, इस पर्टिकुलर जोन को अगर मैं प्रॉपरली मार्क करूं, मैं इस रेड कैंडल को हटा देता हूं,
इसको रिप्ले मोड पे डाल देता हूं और अभी हम इतने हिस्से को डिस्कस करते हैं जहां पर कि ये कंसोलिडेशन हो रहा है। तो इसके इस टॉप को मार्क कर लीजिए और इसके इस क्लोजिंग हाई को मार्क कर लीजिए। अब हमारे पास अगर हम इस कंसोलिडेशन से एक ब्रेकआउट खेलना चाहते थे तो हम कहां लॉन्ग हो सकते थे? मेरे हिसाब से हमारे पास लॉन्ग होने के 2 पॉइंट थे कि नंबर 1 तो ये जो क्लोजिंग थी इस वाली कैंडल की, इसके ऊपर अगर प्राइस बंद होता तो हम लॉन्ग होते। तो मैं इसको हटाता हूं अभी और इस पॉइंट को अपना डिटेल में और डिस्कस करते हैं कि ये जो कैंडल है इसको अगर मैं कैंडल की जगह लाइन चार्ट पे बनाऊं तो इस हाई के ऊपर 935.15 इसके ऊपर अगर क्लोज होता तो हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलती लॉन्ग होने की, और ये यहाँ पर 935.8 पर क्लोज हुआ तो यहाँ पर एक एंटिसिपेशन हम कर सकते थे कि हाँ यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, और वही एंटिसिपेट दीपक जी ने किया होगा। और ये कैंडल यहाँ से ओपन इज इक्वल टू लो वाली कैंडल अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी, और यहाँ से वॉल्यूम भी आप देखिए अबव एवरेज वॉल्यूम थी और ऑलमोस्ट इस 20 डे वॉल्यूम एवरेज के बराबर में ही बंद हुई थी। तो यहाँ पर दीपक जी का ये एंटिसिपेट करना कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आएगा वो काफी वाजिब था। और इस ब्रेकआउट का टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे लगना था। तो ये एक सेटअप काफी प्रोबेबल सेटअप के रूप में मुझे भी दिख रहा है, और दीपक जी ने इसी सेटअप के ऊपर अपनी चाल डिसाइड की थी, और क्योंकि उनका वो स्टॉप लॉस हिट हो गया इसलिए उन्होंने आज ये सवाल पैदा पूछा। तो आप ये देखिए कि ये यहाँ से ऊपर जाने की बजाय प्राइस अगले दिन इस पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे आ गया और ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये अपने आप में एक अच्छा एंटिसिपेशन था, और हल्का सा यहाँ से एक इंडिकेशन भी मिला था क्लोजिंग का। हालांकि वो कोई इस हाई के ऊपर बंद होता तो बेटर था, लेकिन इसको भी इस कैंडल को देख के मैं भी अगर इस चार्ट को फॉलो कर रहा होता तो मुझे भी ऐसा लगता कि यहाँ से एक ब्रेकआउट आने वाला है जो कि इस प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ और उसकी बजाय प्राइस नीचे आ गया। तो यही इस मार्केट की रैंडमनेस है, यही इस मार्केट की अनसर्टेनिटी है। मगर इस कैंडल के बनने के बावजूद अभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडसइंड बैंक में कोई लॉन्ग टर्म करेक्शन चालू हुआ है। वो मैं सिर्फ तभी कहूंगा जब हम इस वाले डिमांड जोन के नीचे बंद होने लगेंगे, तब मैं ये मानूंगा कि हाँ अब यहाँ से डिप जो है वो ज्यादा गहरा होने की संभावना है, और तब हम उसको 75 मिनट चार्ट के बेसिस पे देखने की कोशिश करेंगे। मगर अभी के लिए मैं यही कहूंगा कि ये जो हमने ग्रीन कलर से डिमांड जोन मार्क किया हुआ है, इस डिमांड जोन में हमको लॉन्ग होने की एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन की फिर से तलाश करते रहना चाहिए। और यहाँ से अगर हम लॉन्ग होंगे तो 1045 के रेजिस्टेंस तक जाने की
काफी संभावना है। दीपक जी, मुझे लगता है इससे ज्यादा बताना और इससे ज्यादा कहना किसी भी ट्रेडर के लिए उचित नहीं है। ये एक सर मार्केट आपने की मेरा है। सॉरी आपने मेरा मन ही पढ़ लिया। मैंने जो नहीं, मैं आपका एनालिसिस मन नहीं किया पढ़ा, था। आपका मन नहीं पढ़ा, मैंने एक ट्रेडर की आंखों से इसको देखने की कोशिश की। और मैं कोई मन पढ़ने वाला आदमी नहीं हूँ भैया, मैं तो कैंडलस्टिक पढ़ने वाला आदमी हूँ। लेकिन मैं ये समझ सकता हूँ कि हाँ, ये मैंने कहा भी इस बात को कि आपकी जगह मैं भी होता तो इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक को देखकर मेरे भी मन में ये बात आती कि मैं इसके ऊपर लॉन्ग पोजीशन बनाऊं। चलिए विनय भाई, आप बताइए कुछ, आपके मन में कोई सवाल हो तो। पर मुझे आईटी में ब्रेकआउट नजर आ रहा है। कंफर्म करेंगे ऑल मेजर आईटी और एलटीआई एलटीटीएस मंथली बेसिस। हम एक काम करते हैं, सीएनएक्स आईटी का चार्ट देखते हैं सबसे पहले। अब जो आपको ये आईटी में ब्रेकआउट नजर आया है, ये देखिए इस पर्टिकुलर जो निफ्टी आईटी का जो चार्ट है, इसमें जो आखिरी कैंडल बनी है, इसने एक गैप बनाया और पूरे दिन इस गैप को इसने रिटेन किया। कि ये पुराना हाई था और ये फ्राइडे का लो था। ये इसने यहाँ पर एक गैप जनरेट किया है। अब इस पर्टिकुलर गैप के हिसाब से अगर मैं आपको आईटी सेक्टर के बारे में बताऊं, दूसरी चीज आप ये देखो, यहाँ पर जो आरएसआई है, इसने भी पुरानी रेंज से एक ब्रेकआउट दिया हुआ है। और वीकली चार्ट पर भी ये 70 के ऊपर है और ये पुराने स्विंग हाई के ऊपर इसने अच्छी कैंडल बनाई है। तो यस, यू आर करेक्ट कि निफ्टी आईटी के अंदर में अपने को आने वाले टाइम में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये आपकी ऑब्जर्वेशन आपने हो सकता है कि निफ्टी आईटी का चार्ट ना देखा हो, बल्कि आपके स्कैनर में या आपकी वॉच लिस्ट में जो आईटी के स्टॉक्स थे, वो हो सकता है कि आपको कुछ ज्यादा संख्या में दिखाई पड़े हों। तो यस यस, सर, यू आर ऑल राइट। एक्सेप्ट एचसीएल टेक, ऑल मेजर आईटी और एलटीआई एलटीटीएस ये सब हाँ, देख रहे हैं चार्ट स्क्वायर में। मेरे उसमें विप्रो और मुझे नजर आ रहा था इट्स लाइकली टू डू वेल। लेट अस सी द विप्रो चार्ट। आप ये देखिए, ये पर्टिकुलर जो वीकली कैंडल बनी है, ये मुझे अच्छी नजर आ रही है। अगले हफ्ते मंडे को ये, हालांकि यहाँ पर एक गैप है और ये गैप एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। अभी इसका मतलब विप्रो में आउट एंड आउट बाई नहीं है। अभी एक दो दिन ये यहाँ इस गैप में अटकेगा। ये पहले भी आप देखिए एक बार इस गैप से ही वापस आया है। इस गैप में जो सप्लाई है, वो सप्लाई अभी पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हुई है। तो विप्रो में अपने को गैप के फिल होने का इंतजार करना पड़ेगा। इमीडिएटली विप्रो के भागने की उम्मीद कम है। दूसरा चार्ट हम एक बार टीसीएस का देख लेते हैं। अब आप ये देखिए, टीसीएस भी पुराने हाई के पास पहुंच के हल्का सा ये रेड कैंडल बनी, मतलब ये जो तेजी थी ये इसने
मेंटेन नहीं करी, तो ये हो सकता है कि इमीडिएटली ये ना भागे, और जो हमने CNX IT के अंदर एक गैप जनरेट होते हुए देखा, हो सकता है कि ये इस गैप को एक बार फिल करके और फिर दोबारा से ऊपर जाए। क्योंकि ये जो, एक बार इनफी का चार्ट और देख लेता हूं मैं, क्योंकि TCS और इनफी ये ही, हाँ ये आप देखिए, इनफी का जो चार्ट है ये काफी बुलिश है। तो जो 3 चार्ट हमने अभी तक देखे, विप्रो, TCS और इनफी, इन तीनों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ट हमको इन्फोसिस का नजर आ रहा है। तो अगर इन तीनों चार्ट्स में अपने को चूज करना है तो मैं इन्फोसिस को ही चूज करूंगा। वॉल्यूम भी देखिए आप कि अबव 20-डे एवरेज ये वॉल्यूम बंद हुई है, और पुरानी सारी वॉल्यूम्स के मुकाबले इस कंसोलिडेशन के बाद इसने एक यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। तो इन तीनों चार्ट्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ट इनफी का है। आप नाम ले रहे हैं LTI का, तो LTI भी देख लेते हैं। हाँ, LTI भी अच्छा लग रहा है, आने वाले टाइम में भागने की तैयारी में है, बिल्कुल चलने की तैयारी में है ये। और अभी एक छोटा सा एक्यूमुलेशन होके इसमें से हटा है, तो एक बार जब ये RSI इस पर्टिकुलर रेंज के ऊपर बंद होनी शुरू होगी, तो 1 या 2 दिन बाद आपको एक सडन यहाँ से जंप देखने को मिलने की पूरी संभावना है। तो LTI इज ऑल्सो गुड। और बताइए सर, एक CNX IT से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरा, LTTS चार्ट स्पेसिफिक। LTTS। हाँ सर, LTTS भी देख लेते हैं। ये ब्रेकआउट देकर तो भाग गया है। सो हाँ हाँ, ये मेरे वॉच लिस्ट में था, लेकिन मैंने इसको इसलिए सिलेक्ट नहीं करा था क्योंकि 10 दिसंबर को अगर हम देखें डेली चार्ट पे, हम्म, तो उसमें एक विपसॉ कैंडल सा था और रिजेक्शन दिख रहा था टॉप पर। तो इसलिए मैंने उसको अपने शॉर्टलिस्ट में नहीं रखा था, क्योंकि टॉप पे रिजेक्शन आ रहा था। तो ये इसमें ऐसा मेरे साथ था। आपको मैं आपको इसमें एक और बात बताता हूँ कि जब भी ये कंसोलिडेशन, आप ये देखिए, आपने भी ये कहा और मैंने अपनी क्लासेस में भी आप लोगों को बता रखा है कि ये कंसोलिडेशन, आप देखिए RSI के पुराने स्विंग हाई पे मैंने ये लगाया। तो जब भी ये कंसोलिडेशन इस पर्टिकुलर रेंज में 65 और 55 के बीच में होता है, मैंने आप लोगों से एक स्कैनर भी बनवाया था कि वीकली चार्ट पे वो स्टॉक स्कैन कीजिए जो कि 65 और 55 के बीच में कंसोलिडेट हो रहे हों, और जब वहां से ब्रेकआउट आएगा तो वो, जो अगर वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट है तो वो आपको 15 से 20% का रिटर्न देगा। आप इसका ये आपने, मुझे लगता है कि आप डेली चार्ट पे अटके रह गए और आपने इसके वीकली चार्ट पे ध्यान नहीं दिया। क्योंकि ये जो पुरानी, आप देखो मैंने ये पुराना खींचा हुआ है, अभी नहीं खींचा है, ये पुराना मैंने इसको लाइन चार्ट पे खींची हुई है, ये लाइन पुराने रेजिस्टेंस को मार्क करते हुए। और आप जब इसकी कैंडल देख रहे हो तो ये पूरी की पूरी कैंडल आप देखिए इस रेजिस्टेंस के ऊपर बनी है। तो इस कैंडल में, जो कि आधी कैंडल रेजिस्टेंस के नीचे है और आधी इसके ऊपर है, इसमें और इस दूसरी कैंडल में बहुत प्यारा मैसेज है कि जब वो पूरी कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर बनती है तो वो एक तरीके से ब्रेकआउट की कंफर्मेशन देती है। यहाँ पे हो सकता है कि आपने
स्टॉप लॉस को ज्यादा नजदीक रखने की गलती की हो, पर वीकली चार्ट पर इससे बेहतरीन ब्रेकआउट कोई और नहीं हो सकता। क्योंकि ये देखिए, ये जब भी इस तरह का रेजिस्टेंस के पास में ये कंसोलिडेशन हो और ये कंसोलिडेशन वीकली चार्ट पर 55 और 65 की रेंज के बीच में हो, तो इससे बेहतरीन मौका कोई और नहीं होता। आप ये देखिए, RSI ऑलमोस्ट टैली कर रही है प्राइस के साथ में, और ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस भी आप प्राइस की स्विंग के साथ में कैसे टैली हो रहा है, और उसके बाद की ये जो कंसोलिडेशन है, ये तो एक कॉपी बुक एग्जाम्पल है 55 से 65 की रेंज के बीच में कंसोलिडेशन का और वहां से होने वाले ब्रेकआउट का। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको लग रहा है कि ये वॉच लिस्ट पे होते हुए भी मैं इस पर्टिकुलर मूव को नहीं पकड़ पाया, उस बात का आपके मन में दुख होगा। अब बात ये है कि यहाँ पर आप कहाँ उलझे। अब मैं डेली चार्ट पे आ गया हूँ। डेली चार्ट पे आप लोगों को याद होगा, मैंने आपसे कहा है कि ये जो डोजी बनी थी, ये डोजी हमारे लिए एक अच्छा रेफरेंस पॉइंट है, और इस डोजी के ऊपर जाते ही आप इसको लॉन्ग कर सकते थे। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे आप कौन से विप 100 की बात कर रहे हो? सर वही 10th दिसंबर का कैंडल था। अब क्योंकि वो ये 10th दिसंबर को यही डोजी है, यही वाली डोजी है। करेक्ट। सो अब इसको मेरा मैं एंटिसिपेशन ये था कि शायद प्राइस यहाँ से आगे ना बढ़े। नहीं नहीं, वो वही मैं कह रहा हूँ ना। आपने जैसे मैंने इसको, ये मैंने 10th दिसंबर तक का चार्ट निकाल लिया, उसके बाद का चार्ट मैंने हटा दिया। तो आप ये देखो, 10th दिसंबर को इसने यहाँ पे ये डोजी बनाई, और अगर आप यहाँ पर वीकली चार्ट देखते तो आपको ये RSI यहाँ से ब्रेकआउट होते हुए बहुत अच्छे से दिखती है। आपने वीकली चार्ट नहीं देखा, आप डेली चार्ट पे अटक के रह गए। जी सर। ऐसा हुआ ना। तो बस आप आगे के लिए इस बात की गांठ मार लीजिए कि आपको एक टाइम फ्रेम ऊपर और एक टाइम फ्रेम नीचे जरूर देखना भाई। अगर आप बिल्कुल। ऐसा नहीं करोगे तो फिर जो है मुझे दुख होगा। इतने इतने प्यार से, इतना टाइम लगा के इतनी बातें बताई हुई हैं यार, इसको मिस ना करो इन बातों को। If you like this video, don't forget to hit thumbs up, subscribe to Raghu Mantra classes and press the bell icon to receive updates about future videos. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और किसी आदमी के मन में कोई सवाल? हाँ जी। हेलो हाँ जी, बोलिए। सर, लॉरस लैब के बारे में कुछ बता सकते हैं? लॉरस लैब बिल्कुल बता सकते हैं, पूछिए क्या पूछना है लॉरस लैब के बारे में आपको। जैसे अभी ब्रेकआउट मुझको यहाँ पर दिख रहा है, हाँ हाँ। तो ये अभी इसको बाय करेंगे तो उसमें स्टॉप लॉस कौन सा लगाएंगे पोजिशनल कॉल के लिए? तो ये आपने बहुत सही देखा, आपने बहुत अच्छा ब्रेकआउट आपने लोकेट किया। अब आपको इस ग्रीन कैंडल से पहले की ये जो रेड कैंडल स्पिनिंग टॉप जैसी जो दिख रही है, उस कैंडल का लो यानी कि 320 आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। ओके। सर, मैंने आपसे पहले महीने 1.5 महीने पहले सुबेक्स के बारे में पूछा था। वो ब्रेकआउट तो दे चुका है सर, लेकिन उसमें आगे कितना खड़ा रह सकते हैं, अपने होल्ड कितना कर सकते हैं? देखिए, मैंने तब भी शायद आपको कहा था कि सुबेक्स फंडामेंटली कैसा स्टॉक है मुझे नहीं मालूम। आपको याद है? मुझे तो याद है ये बात। हाँ सर, मुझे याद है। टेक्निकली सर आप मेरे को खाली व्यू दीजिए ना। हाँ हाँ हाँ, जरूर। देखिए, सुबेक्स के अंदर जो फॉर्मेशन है, पहले मैं वो आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। ये एक टिपिकल मेरा सर प्रॉब्लम ये है कि सर ये चल चुका है, तो एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि होल्ड करना चाहिए सर? नहीं, मैं आपके सवाल का एक
कॉम्प्रिहेंसिव जवाब देना चाहता हूं, ताकि न सिर्फ आपको आपके सवाल का जवाब मिले, बल्कि बाकी लोग अपने ज्ञान में वृद्धि कर पाएं। तो इसलिए आपके जवाब पे आने से पहले मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन को डिस्कस करके बाकी लोगों के ज्ञान में भी वृद्धि करना चाहता हूँ। ये मैंने सुबेक्स का मंथली चार्ट लगाया है, और आप ये देखिए कि ये किस तरह से छोटी छोटी कैंडल्स नीचे 2011-12 से और 2020 तक, यानी 8 साल तक ये एक्यूमुलेशन हुआ है। इस 8 साल के एक्यूमुलेशन के बाद में यहाँ से एक ब्रेकआउट आना शुरू हुआ है। तो इसी किस्म का एक एक्यूमुलेशन मैंने आप लोगों को, जब सुबेक्स का चार्ट इन्होंने भाई साहब ने मुझसे पूछा था, तो उस वक्त मैंने एक टेनला का एग्जाम्पल बताया था और एक साइबर टेक का एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल बताए थे। वो दोबारा आपको दिखाता हूँ कि टेनला ने किस तरह से, वही आप देखिए, ये यहाँ पे एक्यूमुलेशन 8-9 साल का हुआ और उसके बाद 40 के भाव से ब्रेकआउट देते हुए ये 900 रुपए तक चला गया पिछले 6 महीने में। तो ये इस किस्म की जो एक्यूमुलेशन है वो टेक्निकली अपने को ये एडवांस में बताती है कि यहाँ से एक ब्रेकआउट होने वाला है। तो ये टेनला देख लिया आपने, सुबेक्स देख लिया, ऐसे ही एक साइबर टेक का भी मैंने जिक्र किया था। आप साइबर टेक का चार्ट देखेंगे तो उसमें भी आपको यही एक्यूमुलेशन और इस एक्यूमुलेशन के बाद में ये वाला ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहा है। ऐसे अब मैं आता हूं, ये हो गई बात टेक्निकल पैटर्न की, किस तरह से हम मंथली चार्ट में इस एक्यूमुलेशन होते हुए स्टॉक को देख सकते हैं और उसके अंदर ब्रेकआउट आने के समय पे एक पोजीशन बना सकते हैं। अब मैं इन भाई साहब के सवाल पे आ जाता हूं कि जब ये ब्रेकआउट हो रहा है सुबेक्स में, तो हमारे पास क्या क्या लेवल्स हैं। अब आप ये देखिए, ये एक लेवल है, ये मैं इसको मार्क कर देता हूं पहले और फिर उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब मैंने ये 2 लेवल मार्क किए हुए आए हैं मेरे पास, एक है 45 का और एक है 101 का। तो सबसे पहले अब आपके सवाल का जवाब ये है कि आपको कोशिश करनी है कि ये 45 और इसी को अगर मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो ये 49। तो 45 और 49 के बीच में इसका पहला रेजिस्टेंस है। आप कोशिश करें कि अपनी पहली प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर लें। ये तो हो गई प्रॉफिट बुकिंग की बात, लेकिन क्योंकि ये एक्यूमुलेशन बहुत लंबा चला है, तो अब इसमें दूसरी बात ये है कि अगर ये नीचे में आता है तो क्या हम इसको रीबाई कर सकते हैं। तो नीचे में ये 16 रुपए के आसपास अगर आए तो हम इसको रीबाई भी कर सकते हैं 16 रुपए के और 18 रुपए 50 पैसे के बीच में। अगर ये स्टॉक हमको मिले तो यहाँ हमको रीबाई करना है और 45 और 48 के बीच में हमको प्रॉफिट बुक करना है। तो सुबेक्स वाले भाई साहब, आपके सवाल का मेरे पास ये जवाब है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम भाई। सर नमस्कार, मेरा एक नमस्कार। रिक्वेस्ट मैसेज में है गोल्डी एम पे। हाँ हाँ हाँ। जी, मेरा नाम संजय है, मैं नई दिल्ली से बात कर रहा हूँ। गोल्डियम का चार्ट मैंने डाला था, और अगर आप लोगों ने देखा हो तो अच्छी बात है। आप ये देखिए, गोल्डियम साहब जो हैं ये अपने पुराने हाई को पार करके अब पहुंच चुके हैं
ऑल टाइम हाई के ऊपर। तो ऐसे में एज अ टेक्निकल एनालिस्ट मैं आपको क्या क्या बता सकता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आप ये देखिए कि ये ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज भी हुआ है। अब हमारे पास ये जो हमने, तो दोबारा मार्क कर देता हूं मैं, ये जो हमने दो लाइनें मार्क की हैं 166 और 150 के बीच में, ये अब हमारे पास मेजर सपोर्ट पॉइंट आ गए हैं। यहाँ पर अगर प्राइस ड्रॉप करता है तो यहाँ हमको रीबाई करना है। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात आती है कि इस पे अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन लगाएं तो हम इसको कहां तक जाते हुए देख सकते हैं, क्योंकि ऊपर में हमारे पास कोई पुराना डेटा अवेलेबल नहीं है, ऑल टाइम हाई पे है। तो स्काई इज द ओनली लिमिट एंड टेक्निकली द ओनली टूल विच इज अवेलेबल टू अस इज दिस फिबोनाची एक्सटेंशन। ये फिबोनाची एक्सटेंशन हमको जो लेवल्स बता रही है वो मैं निकालता हूं अभी आपके लिए। ये हमको 254 रुपए तक का लेवल अभी हाल फिलहाल में बता रहा है। ठीक है, और पूछिए संजय जी। बस सर, थैंक यू। इससे ज्यादा तो कोई सवाल होगा नहीं आपके पास। हाँ, अभी तो यही है सर, 166 में इसने एंट्री बनाई है और यही सही देख रहा समय पे था कि बनाई है आपने, बहुत अच्छी समय पे एंट्री बनाई आपका आशीर्वाद रहा सर। और जो भी है। जब भी आपसे बातचीत की है, जरूर आपका आशीर्वाद रहा है। थैंक यू फॉर योर नाइस थैंक यू वेरी कमेंट एंड मच। कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू वेरी मच। ओके, और बताइए, अभी हमारे पास 5-7 मिनट है अपना 1 घंटे को के सेशन में। किसी और के पास कोई और सवाल? सर डॉक्टर रेड्डी सर अगर रिलायंस में री एंट्री करनी हो तो सर कौन से रेट पे अपने दिख रहा है? डॉक्टर रेड्डी और रिलायंस। डॉक्टर रेड्डी में तो एंट्री का बेस्ट पॉइंट निकल चुका है, लेकिन चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं इसी बहाने। देखिए, ये मैंने पुराना मार्क किया। अब जैसे किसी भाई ने सवाल पूछा था तो उसको जवाब देने के लिए ही मैंने मार्क किया होगा कि जी, अब ये देखिए, ये डेली चार्ट है डॉक्टर रेड्डी का, और ये जो पुराना ब्रेकआउट था वो इस पॉइंट से आया था। अब इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए मैं इस चार्ट को ऐसे कर देता हूँ ताकि आप समझ जाएं कि ये 17 सितंबर को यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया था पुराने हाई से। और जब इस तरह का ब्रेकआउट आता है तो ये जो पुराना हाई है, नाउ इट स्टार्ट बिकमिंग अ गुड सपोर्ट। तो जब इस ब्रेकआउट के बाद प्राइस वापस आया तो ये देखिए, ये जो सपोर्ट थी, इस पुरानी सपोर्ट पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। और उसके बाद भी अगर किसी का मन यहाँ पर नहीं ठुक रहा था तो उसके लिए ये पर्टिकुलर रेंज जब ऊपर ब्रीच हुई, यहाँ से जब ब्रीच आया, तो वो एक और अपॉर्चुनिटी थी कि भाई यहाँ से आप फिर से लॉन्ग हो सकते थे। अब प्राइस आप ये देखिए, एक दो बार यहाँ से रिजेक्ट हुआ है इस पॉइंट से। तो एक बार ये 5325 के आसपास जाके फिर अटकेगा, और वहां से नीचे अगर ये दोबारा 5050 के आसपास आपको मिले तो अब ये वाला जो जोन है ये इसका एक डिमांड जोन या सपोर्ट पॉइंट बन चुका है। तो अगर आपको इस पॉइंट के पास में फिर से ये मिले तो आप इसको दोबारा खरीद सकते हैं। और इसके टारगेट की अगर हम बात करें तो वैसे ही यहाँ से अगर मैं फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ करूं तो मुझे इसके टारगेट के तौर पे ये लेवल 5750 और 5850 इसके दो लेवल मुझे समझ में आते हैं, 5750 और 5850।
फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से मुझे डॉक्टर रेड्डी के ये लेवल नजर आ रहे हैं। अब हम आ जाते हैं रिलायंस पे। रिलायंस का ये आप चार्ट देखें, डेली चार्ट है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन खींची है। अब इसको अगर मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो सेफली अगर 2085 के ऊपर रिलायंस बंद होता है तो आप एक लॉन्ग पोजीशन रिलायंस में बना सकते हैं। अभी भी मैं रिलायंस को लेके पॉजिटिव हूं, क्योंकि एक कंसेप्ट होता है मंथली पिवट का। तो ये मैंने मंथली पिवट की जो लाइन खींची है, जब तक प्राइस मंथली पिवट के नीचे रहता है तब तक मैं किसी को लॉन्ग करने की एडवाइस नहीं देता हूं। अब आप ये देखिए, पूरे दिसंबर के महीने में रिलायंस जो है इस मंथली पिवट के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ये मैंने तारीख लगा ली है 1 दिसंबर की, तो 1 दिसंबर से ये मंथली पिवट के ऊपर ट्रेड हो रहा है, और जबकि पिछले 2 महीने से आप देखेंगे तो मंथली पिवट के नीचे चल रहा था। तो ये पहला इंडिकेशन है कि प्राइस के अंदर एक स्ट्रेंथ लौट रही है, इसीलिए प्राइस मंथली पिवट के ऊपर ट्रेड होना शुरू हुआ है। तो आप या तो एक काम ये कर सकते हैं कि रिलायंस में अभी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं और यहाँ पर इस पॉइंट पर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या आप इस स्विंग हाई के ऊपर जाने का इंतजार कर सकते हैं कि जब प्राइस ये 2085 के ऊपर बंद हो तब भी आप इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। मेरे हिसाब से रिलायंस में पॉजिटिव बायस वापस आ चुका है, और उसका मेरा ऐसा कहने का सबसे बड़ा रीजन इसका मंथली पिवट के ऊपर ट्रेड करना है। तो चलिए, आज का 1 घंटा यहाँ समाप्त होता है, और आप लोगों से मिलजुल के बात करना, पुरानी यादों को ताजा करना और पुराने कंसेप्ट को रिवाइज करना मेरे लिए भी अच्छा रहता है, और आप सब लोगों के लिए भी अच्छा ही रहता है, ऐसा मुझे लगता है। ऑलवेज फील फ्री। मैं ट्विटर पे और टेलीग्राम पे और मेरे व्हाट्सएप नंबर भी मैंने शेयर किए हुए हैं। आपके सवालों का मैं जवाब दूंगा, हमेशा देता भी हूं, और जो भी आप लोगों के फीडबैक हैं वो मेरे लिए एक एनर्जी का काम करते हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रिमेन इन टच एंड कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस, क्योंकि उन सवालों से ही मेरा रिवीजन भी होता रहता है। मुझे इसलिए सवालों के जवाब देना अच्छा लगता है, और मैं खुद आगे आगे आके कहता हूं कि भैया मैं वेबिनार कर रहा हूं, आ जाओ सारे लोग सवाल पूछो मुझसे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई होप वी विल बी हैविंग मोर सेशंस लाइक दिस। सर नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू संजय जी। थैंक यू संजय जी। थैंक्स अ लॉट।